नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। आज हम एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जो 19 जून 2022 को होना जा रहा है, हम एमपीपीएससी की यूनिट 1 से यूनिट 10 पे काम कर रहे हैं ताकि बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मद्देनज़र हम आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाते हैं जिनको आप बढ़िया पढ़कर सुनकर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर टिक लगा लें और आपका वो यूनिट एक बार में तैयार हो जाए। तो इस फास्ट ट्रैक कोर्स में आज हम यूनिट 6 भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन करने वाले हैं। यूनिट 6 में भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दी हुई है, जिसमें हम आज भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है देखेंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसमें एक भारतीय अर्थव्यवस्था है जहाँ से क्वेश्चन आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, कृषि, उद्योग, सेवा जो प्राइमरी टाइप की है, सेकेंडरी टाइप की है और तृतीय क्षेत्र है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के भी एक अलग से हेडिंग है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं, इसको लेकर भी आपकी यूनिट 6 में बात की गई है। साथ ही साथ विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, पूंजी, आयात निर्यात को लेकर के भी बात है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक हेडिंग आपके सिलेबस में है बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में। इसके अलावा शेयर मार्केट, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ना। तो पिछली बार भी एमपीपीएससी में जो है इसमें एनबीएफसी से प्रिलिमिनरी में एक क्वेश्चन था 23 फरवरी 2018। उसका एक आंसर उन्होंने दिया हुआ था कि भाई संसद आरबीआई के द्वारा प्रस्तावित करके एनबीएफसी को अनुमति दी थी, तो एनबीएफसी के अंदर जाके डाटाबेस एक क्वेश्चन दिया हुआ था। उसी तरीके से जो आरबीआई की मौद्रिक नीति को लेकर के कमेटी डिसाइड की जाती है, कमेटी डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, उस कमेटी के संदर्भ में एक क्वेश्चन क्या सही है क्या सही नहीं है, इस तरीके का एक प्रश्न पूछा हुआ था। इसके अलावा भी भारतीय अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट रिलेटेड 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन थे। तो हमें मान के चलते हैं इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन होने की संभावना है करंट अफेयर से जोड़कर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विदेशी व्यापार की, जो आपके पाठ्यक्रम में है। हालांकि मेंस में हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रिलिमिनरी बेस्ड है, तो हम इसमें विदेशी व्यापार जो फॉरेन ट्रेड है उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम विदेशी निवेश और पूंजी को भी देखेंगे। यूनिट 6 का जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसको इस बार पढ़ा रहे हैं और पूरी उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 राष्ट्रों के बीच में जब भी हम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय करते हैं तो ये चीज़ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत आती है या फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आती है, जिसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार का बहुत ही अहम रोल होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित नियमन और बेहतर तरीके से नियंत्रण करके ही हम उत्पादन, रोजगार, आय, कीमत और औद्योगिकरण तमाम चीज़ों पर एक वांछित प्रभाव डालकर कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की गति को हम तीव्र कर सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये देखने को मिला है कि विदेशी व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। इसके कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या इसके गुण दोष हैं यहाँ पर, है ना। तो विदेशी व्यापार में हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, इसलिए हमारा फॉरेक्स लगातार बढ़ रहा है, 633 अरब डॉलर के आसपास हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में वहाँ उत्पादन हो, रोज़गार हो, वहाँ का इनकम या जो कीमत का मैनेजमेंट हो, डिमांड सप्लाई हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं वांछित प्रभाव डाल करके हम एक आर्थिक विकास को जो है कहीं ना कहीं सही दिशा में गति दे सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल पीस, हमारी सद्भावना में वृद्धि हो सकती है, जो हमारे आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस को लेकर बात भी की गई है। आपातकाल में हमको सहयोग मिल सकता है। हमारे जीवन स्तर और हमारे आय में भी काफ़ी स्तर तक के जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशी व्यापार से जो है यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, अब जो बात हम अगली करने वाले हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा प्रभावित हो सकता है कि हम आयात जो है ज़्यादा कर लें,
इंपोर्ट ज़्यादा कर लें, एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं कर पाएँ, तो डेफिनेटली हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रभाव पड़ सकता है, हमारे मूल्यों की स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ सकता है ना। और कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी निगेटिव असर पड़ सकता है, हमारी फॉरेन पर डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, हमारी ऐशो आराम या विलासिता में वृद्धि हो सकती है, कल्चरल हमारा डिफ्यूज़न हो सकता है ना। और तमाम प्रकार से जो हमारा एक जो अनबैलेंस कंपटीशन है, वो अनबैलेंस जो कंपटीशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो ये तो तमाम बातें हुई जो आपको जानना ज़रूरी है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि हाल ही में हमारा जो आर्थिक विकास को लेकर इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमारे फॉरेक्स को लेकर के भी बात की गई है। और वो हमारा जो फॉरेक्स है वर्तमान में भारत का, वो ऑल ओवर वर्ल्ड 4th नंबर पर है। और लगभग मान के चलिए कि 633.6 बिलियन डॉलर के आसपास जो है हमारा फॉरेक्स रहा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रहा है ना, जिसको आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। एक तो हमारी जो मुद्रा भंडार में ऑल ओवर वर्ल्ड 4th पोजीशन है, और ये करीब करीब 633.6 बिलियन डॉलर के आसपास है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल में भी जो है हमने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कहीं ना कहीं बैलेंस रखा, ठीक है। और हमारा करीब करीब ये 600 के ऊपर गया है, 633.6 बिलियन डॉलर के आसपास। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे ऊपर फॉरेन डेबिट भी बहुत है, हमारे ऊपर करीब करीब 593 के आसपास, आप मान के चलिए 593 के आसपास जो है हमारा जो है बिलियन डॉलर के आसपास हमारा जो है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, सरकार भी ये मान रही है हमारे ऊपर 593 बिलियन डॉलर का कर्ज है। और 92% अगर हमारी अर्थव्यवस्था कर्ज में चल रही है, तो डेफिनेटली हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 17% इंटरनल जो है उधारी हमारे ऊपर है, और 75% जो है हमारे ऊपर एक्सटर्नल उधारी है। ये एक थोड़ा चिंता का विषय तो है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि विदेशी व्यापार पढ़ रहे हैं, तो व्यापार करते समय इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान भी दिया जाता है कि हम कैसे अपने फॉरेन ट्रेड के को बढ़ाते समय या बैलेंस करते समय अपने फॉरेक्स पर और अपने ऋण पर भी ध्यान दें। तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो 2 भागों में है, एक तो है इंपोर्ट और दूसरा जो है वो है हमारा एक्सपोर्ट। तो अगर हम बात करेंगे, हम इंपोर्ट की बात करेंगे, जो पहला पार्ट है, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आपका इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात इम्पोर्टेंट है कि आखिर हम विश्व के कितने देशों से चीज़ों को बाहर से बुला रहे हैं और कौन कौन सी वस्तुएं सेवाएं हैं हम जो दूसरे देशों से क्रय कर रहे हैं, वही चीज़ हमारे यहाँ आयात कहलाती है। तो एक अमूमन अगर हम बात करेंगे हमारे देश में किन चीज़ों का या किन किन वस्तुओं का हम जो है बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, हम किन किन चीज़ों को बुला रहे हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू स्तर पर हमने उत्पादित करना हालांकि चालू कर दिया है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपना आयात प्रतिस्थापन करें, अर्थात हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन करने की बात कर रहे हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि हमारा आयात आज की स्थिति में लगभग कितना है, तो हम 20-21 को और 21-22 को अभी रिसेंटली अगर अप्रैल 2022 तक लेकर चलें, तो हमारा वस्तुगत व्यापार और हमारा सेवागत व्यापार दोनों में ही हमें आयात को देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें अपने वस्तुगत व्यापार में हमारा टोटल आयात कितना हुआ है वस्तुओं का और कितना आयात हुआ है हमारी सेवाओं का, तो आपको इस पर 1 मिनट नज़र डालनी पड़ेगी कि हमारा आयात कितना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें वस्तुओं के आयात की, अगर हम बात करें वस्तुओं के आयात की अगर हम बात करें, तो लगभग 443 अरब डॉलर के आसपास, है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि आयात निर्यात भी आपकी एक अलग से हेडिंग है और विदेशी व्यापार भी आपकी अलग से हेडिंग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2020-21 में और फिर हम बात करें 2021-22 में, है ना, तो हम अभी ये जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं वस्तुओं को लेकर, ठीक है। हम जो पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो वस्तुओं को लेकर कर रहे हैं, हम गुड्स को लेकर कर रहे हैं। और उसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर वो हम करेंगे सेवाओं को लेकर, ठीक है। सेम ईयर में हम सेवाओं को लेकर करेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेंगे 2020-21 में और फिर हम बात करेंगे 2021-22 में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 20-21 में हमारा वस्तुओं को लेकर क्या स्थिति है और फिर उसके बाद हमारी सर्विसेज को लेकर क्या स्थिति है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में विदेशी व्यापार, आयात निर्यात,
निवेश और जो भी विदेशी पूंजी है इसको लेकर टॉपिक डायरेक्टली दिए हुए हैं। निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन करेंट अपडेट से, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से या करेंट में कोई भी ऐसी डाटा जो किसी इंस्टीट्यूशन ने या इंडियन इंस्टीट्यूशन ने जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, दिया हुआ है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो समझना भी है, साथ में आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारा जो वस्तुगत व्यापार है वो 443 के आसपास है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें 483 अरब डॉलर के आसपास है ना। एग्जैक्टली अगर डाटा देखें इकोनॉमिक सर्वे में तो 443 अरब डॉलर के आसपास है रिसेंटली। और कोरोना काल में ये करीब करीब मान के चलिए 389.06 अरब डॉलर के आसपास था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वस्तु व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आप ये देखिए 389 से हमारा आयात बढ़कर 443 हो गया। मतलब कोरोना काल में जितना हम डिपेंड नहीं थे फॉरेन कंट्रीज पर, उससे ज़्यादा हम आफ्टर कोरोना डिपेंड हो गए। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आयात में सेवाओं की बात करें तो हमने जो कहीं ना कहीं सेवाएं 118 अरब डॉलर के आसपास आयात के संदर्भ में ली थी, निश्चित तौर पर वो कम हुई है और वो करीब 103.3 अरब डॉलर के आसपास है। मतलब कि हम अगर यहाँ समझने का प्रयास करें तो सेवाओं के क्षेत्र में है ना, कोई भी व्यापार जब होता है तो आयात एक तो वस्तु के संदर्भ में होता है, गुड्स के संदर्भ में होता है, और दूसरा हमारी सर्विस के संदर्भ में होता है। तो हमने गुड्स के संदर्भ में जहाँ 389 अरब डॉलर से 443 अरब डॉलर में इंक्रीज किया, वहीं हमने सर्विस सेक्टर में 2021 में 118 से घटाकर लगभग मान के चलिए कि 103 के आसपास हमने जो है यहाँ पर जो है वो आपका सेवाओं के संदर्भ में आयात किया। तो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार में जो आयात है उसके संदर्भ में क्या कथन सही है। तो दे सकता है कि विदेशी व्यापार का जो आयात 2021 और 21-22 का हुआ उसमें कंपैरेटिवली ग्रोथ देखने को मिली है 389 से 443 के आसपास। और सेकंड पूछ सकता है कि जो सेवागत आयात हुआ है उसमें 118 से 103 अरब डॉलर के आसपास जो है कमी देखने को मिली है। तो इस तरीके का पूछ सकता है, कथन एक सही है, कथन दो सही है, और दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही है। तो आयात को लेकर, क्योंकि हम जो इस समय इम्पोर्ट्स सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बात तो हम ज़रूर कर रहे हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की, लेकिन क्या एक्चुअल में हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या आयात प्रतिस्थापन कर पा रहे हैं क्या? हम बाहर पर जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम पाल कर बैठे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के भरोसे, क्या हमारी वो निर्भरता कम हुई है क्या? है ना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको यहाँ पर आपको देखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो बातें की वो आयात को लेकर की, और फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आयात को लेकर हम करेंगे कि जो भी हमारा आयात हुआ है साहब, ये हमारा आयात किन के साथ हुआ है, हमने ये आयात किसके संदर्भ में किया है ना, ये आयात को हम किस संदर्भ में समझ सकते हैं। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि आखिर हमारा आयात 2021 में किससे ज़्यादा था और अभी किससे ज़्यादा है। तो हम इसको एक सिंपल मैनर में समझते हैं कि हमारा आयात 2020-21 में और 2021-22 में कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकली चेंज हुआ है। 20-21 में हम सबसे ज़्यादा ट्रेड बिफोर कोरोना या फिर कोरोना के दौरान अगर बोल लो तो हमारा सबसे ज़्यादा जो व्यापार चल रहा था वो चीन के साथ चल रहा था। हमारा आयात आप बोल सकते हैं, हम यहाँ पर आयात निर्यात दोनों को देखने वाले, लेकिन पहले हम आयात इंपोर्ट को देख रहे हैं। तो चाइना के साथ लगभग मान के चलिए 16.5 के आसपास जो है हमारा टोटल, आप ये समझ सकते हैं कि 16.57 के आसपास हमारा आयात था 2021 में। और अमेरिका से हम उस समय जो कर रहे थे, यूएसए से जो हम उस समय कर रहे थे, वो 7.54 के आसपास कर रहे थे। और इसके बाद हम यूएई से कर रहे थे, और यूएई से हम कर रहे थे लगभग 6.76 के आसपास। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चाइना हमारा आयात सबसे ज़्यादा, हमारा चाइना से हम सामान मंगा रहे थे। आयात का मतलब होता है आ, है ना, हमारे देश में आ,
हाँ, हमारे देश में मतलब आयात, मतलब हमारा इंपोर्ट हो रहा था 2021 में चाइना के साथ। फिर अमेरिका था सेकंड नंबर पर, और फिर जो थर्ड नंबर पर था वो यूएई पे था, मतलब एक नंबर पर चाइना था। बट अगर आप आफ्टर कोरोना जो सेकेंड जो लहर आई, उसके बाद की जो स्थितियां अर्थव्यवस्था में बदली, क्योंकि हम वी शेप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। -23 तक हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी, +7 पर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था ने एक बहुत बुरे दौर को झेला। और इस बुरे दौर में हमने बहुत चीज़ों को व्यवहारिक स्तर पर समझा। तो हमारा आज की डेट में अगर आयात देखें तो आज जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदली हैं। हमारा आज सबसे ज़्यादा जो आयात है, वर्तमान में हम बिजनेस पार्टनर को अगर देखेंगे तो आज भी हमारा बिजनेस पार्टनर चाइना ही सबसे बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं आयात के संदर्भ में देखेंगे तो चाइना से हमारा आयात आज भी नंबर 1 पर है, लेकिन कंपेरेटिवली चाइना से हमने अपने ट्रेड को कहीं ना कहीं कम किया है। वो थोड़ा बहुत ही कम किया है, लेकिन हमने कम किया है 15.5 के आसपास। जो भी उसके डिप्लोमेटिक रीज़न हो उस पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर मुख्य परीक्षा की क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे कि चाइनीज़ अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस संदर्भ में बदल रही है, कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चाइना से हमारा ट्रेड इकोनॉमिकली आयात आज भी 1 नंबर पर है, परंतु परसेंटेज में कमी आई है। वहीं यूएई अब चला गया है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर यूएसए आ गया है। मतलब हम लोग यूएई से अब चीज़ें ज़्यादा बुला रहे हैं। करीब करीब 7.3% हमारा ट्रेड हो गया है, जबकि अमेरिका से हमारा 7 पॉइंट जो है वो 2% है। ध्यान से इन चीज़ों को समझें, एक एक चीज़ को समझकर यहाँ पर नोट डाउन करें, क्योंकि परीक्षा में आपके टॉपिक दिया हुआ है आयात निर्यात, और इसके बाद ही एक हेडिंग दी हुई है विदेशी व्यापार। हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ा देंगे। फिर हम आरबीआई और पूरी बैंकिंग व्यवस्था जो है उसको समझा देंगे व्यवहारिक स्तर पर। बाद में जो हम करंट अफेयर्स की यूनिट 8 में क्लासेस लेंगे तो वहाँ भी इकोनॉमी का बहुत करंट आएगा, है ना। पॉइंट नोटेड टू बी वाला करंट आएगा, रैपिड एक्शन की तरीके से वहाँ पे हम क्लास लेंगे। इसके अलावा एनबीएफसी को लेकर चर्चा कर देंगे, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको लेकर चर्चा कर देंगे। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भी महत्वपूर्ण मूलभूत डिस्पैरिटीज़ हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, हंगर है, मल न्यूट्रिशन है, उन पर भी डिस्कशन करेंगे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है मेक इन इंडिया आने के बाद, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के बाद, या आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में हो रहे नित्य नए परिवर्तनों पर भी एक चर्चा करेंगे, है ना। निश्चित तौर पे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण हो वो सारी चीज़ें यहाँ करी जाएंगी। तो हमने आपको बताया कि हमारा आयात कहीं ना कहीं चाइना से आज भी नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है ये सरकार को सोचना चाहिए। क्यों हम चाइना पर निर्भर हैं इस पर हमारी सरकार को सोचना चाहिए। हम क्यों नहीं आज भी अपने संसाधनों का सही प्रयोग करके आयात प्रतिस्थापन की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, यह भी प्रश्न सरकारों से पूछना चाहिए। ठीक है क्या। मुख्य परीक्षा की कक्षा में हम विदेशी व्यापार को लेकर आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, और उस आलोचनात्मक मूल्यांकन में जुलाई को जो हमारी आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी अपडेटेड नवंबर 2022 के मेंस के लिए, तो 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में हम फॉरेन ट्रेड को एनालिटिकली डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि सामने आपके एग्ज़ाम है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक ना होते हुए परीक्षा के दिन में आप कैसे इस वीडियो को सुनकर परीक्षा के पहले अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें कि परीक्षा के दिन कहीं ना कहीं एक आशावादी दृष्टिकोण लेकर आप जाएं, और परीक्षा में अपना स्कोर बोर्ड आप अच्छा कर पाएँ। और स्कोर बोर्ड अच्छा रहेगा तो आपकी लाइफ पे जो हमने ड्रीम बोर्ड बना के रखा है वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। स्कोर बोर्ड अगर गड़बड़ होगा तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन ना होने पर आप ज़िंदगी में 3 से 4 साल पीछे चले जाएंगे। और आज के दौर में जहाँ बेरोजगारी चरम पर है, जनित पर है, 3 से 4 साल पीछे जाने का सीधा मतलब है
100 साल पीछे चले जाना। इसलिए ये आपका करियर है ना, साइकिल के पीछे लगा हुआ करियर नहीं है, नॉट ए चांस ऑफ गेम। इसलिए आप बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करें, सारे संकोच को छोड़ दें, सारे संदेहों को जो है एक तरफ रखें, भ्रम अपने मन में बिल्कुल ना पालें। रफ्तार कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन दिशा सही हो, इस पर विशेष फोकस रखें। ठीक है, सिलेक्शन होगा नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं, और मोक्ष मिलेगा तो सिलेक्शन होगा नहीं। इसलिए भैया पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब आते हैं हम इंपोर्ट के बाद हम बात करेंगे, इंपोर्ट के बाद हम बात करेंगे आयात के बाद निर्यात पर। ठीक है, निर्यात पर एक जो हम चर्चा यहाँ करेंगे उसको देखें। निर्यात मतलब क्या? जो हम बेच रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें हमने वस्तुओं का निर्यात कितना किया है, सेवाओं का निर्यात कितना किया है, तो हम इसको समझ सकते हैं। पहले तो वस्तुओं का निर्यात कितना किया, सेवा का निर्यात कितना किया, ये सब परिभाषा आप देख लेना कि एक देश दूसरे देश से अगर अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त करता है, विक्रय करता है, तो उसको हम निर्यात कहते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड निर्यात होता है, चाय कॉफ़ी दे दिया। मिनरल से रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, प्रमुख खनिज और ईंधन होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें वस्तुओं के निर्यात की और बात करें हम सेवाओं के निर्यात की, तो दोनों ही निर्यात में अगर हम बात करें 2020-21 में क्या स्थिति थी और 2021-22 में क्या स्थिति थी, तो आपको यहाँ पर एट ए ग्लांस समझ में आ ही जाएगा कि एक्चुअल में हम क्या आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा वस्तुओं का निर्यात जो 290 अरब डॉलर था वो बढ़कर के 301 अरब डॉलर हो गया, इजाफा हुआ 11 अरब डॉलर का करीब ये था 290 आप मान के चलिए 96, और ये करीब ये बढ़ करके हो गया आपका 301.4 अरब डॉलर के आसपास। मतलब आपको ग्रोथ दिख रही है, मतलब आपको प्रोग्रेस दिख रही है, मतलब आपको मामला प्लस में दिख रहा है यहाँ से बढ़ते हुए। ठीक है क्या? तो चीज़ें आपके प्लस में जा रही हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, सर्विस को लेकर निर्यात की क्या स्थिति है, तो 205.27 करीब ये था, 205.27, और ये कम होकर अचानक से हमारा हो गया 117.7, क्योंकि कोरोना काल में तो भैया डेफिनेटली हमारी सेवाएं ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर कोरोना हमारा सर्विस का जो निर्यात है वो कम हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्थिति आपको माइनस में नज़र आ रही है। स्थिति आपको काय में नज़र आ रही है? माइनस में नज़र आ रही है। भैया मेरी क्लासों में मनोरंजन वगैरह नहीं हो पाता है थोड़ा, चाहे वो ऑफलाइन की क्लासेस हो या ऑनलाइन की क्लासेस हो। करते हैं, काम की बातें करते हैं, है ना, बातें कम काम ज़्यादा और चयन का पक्का वादा, इस फिलोसॉफी को लेकर हम काम करते हैं। किसी भी विद्यार्थी के हित के साथ गलत ना हो और उसके द्वारा उसकी ऊर्जा का निवेश सही दिशा में हो, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस पर हमारा विशेष फोकस रहता है। और बाहर जाकर तो व्यक्ति जो है महानगरीय भटकाव का हिस्सा बनता है। 2 लाख 2.5 लाख फीस देने के बाद भी 4 साल पढ़ने के बाद भी इधर उधर भटकते रहता है, और उसका जो है प्रिलिमिनरी ही क्लियर नहीं होता, मुख्य परीक्षा तो बहुत दूर की बात है ना। उसके बाद फिर ये आप देख ही रहे हैं मामला कोर्ट में है, फिर रिजर्वेशन को लेकर कंट्रोवर्सी है, छात्रों का मनोबल कहीं ना कहीं बेरोजगारी के बढ़ते दौर में जो है कहीं ना कहीं और भी जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और इस दौर में मनोवैज्ञानिक आप अपने आप को मजबूत करके तैयारी करिए, अपने आप में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और निश्चित तौर पर जो है प्रत्येक युवा को चाहिए कि भैया वो अपने समय का सदुपयोग करे और सिर्फ वो पढ़ाई करे और फोकस करे अपने करियर पर। कुछ बन जाएगा तो लाइफ में उसको सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, कुछ नहीं बन पाएगा तो फिर तकलीफ होगी, चीज़ें लेट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या हो सकता है कि बहुत तकलीफ हो जाए भविष्य में। तो इसलिए भैया अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई पे लगाओ। आयात निर्यात पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया भैया आयात मतलब इंपोर्ट, और ये हो गया निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि भाई हमारा निर्यात सबसे ज़्यादा किससे है। आयात तो हमारा सबसे ज़्यादा चाइना से, फिर यूएसए था, फिर यूएई से, आज बदल कर चाइना से ही है, और यूएई सेकंड पे आ गया, यूएसए थर्ड पे। बट हमारा निर्यात अभी किससे, हम सबसे ज़्यादा सामान किसको दे रहे हैं। तो 2020-21 में हमने सबसे ज़्यादा सामान, अब ये हमारा सामान कोई नहीं खरीदता, हमारा सामान अमेरिका ही खरीदता है, इसलिए हमको दोस्ती रखनी पड़ती है अमेरिका से। तो 20-21 में भी हमारा सामान अमेरिका ही सबसे ज़्यादा खरीद रहा था, और 21-22 में भी हमारा अमेरिका ही खरीद रहा है। मतलब अगर हम देखें तो दोनों ही साल, मतलब पिछले साल भी देख लो या पिछले कई सालों से हमारा निर्यात में जो है वेटेज जो है कहीं ना कहीं वो अमेरिका का रहा है। और आपको मैं बता दूं
कि कोरोना के पहले पहले जो स्थिति थी, अमेरिका हमारा 13 आप अगर एग्जैक्टली डाटा लिखना चाहे तो 13 लगभग 30 के आसपास जो है हमारे से निर्यात कर रहा था, मतलब हमारा सामान जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको खरीद रहा था। वही आज की डेट में चाइना, आज की डेट में आई एम सो सॉरी, आज की डेट में अमेरिका हमारा करीब करीब 18.1% के आसपास जो है हमारे सामान को खरीद रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर बिफोर कोरोना हमारे लिए चाइना लगभग हमारा 10% सामान खरीद रहा था, ठीक है क्या, है ना। चाइना हमारा 10% करीब 10.39 के आसपास, और यूएई जो था वो तीसरे नंबर पर था। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ये करीब 7% के आसपास था। आज की स्थिति में यूएई जो है वो सेकंड हो गया है, यूएई सेकंड हो गया है करीब करीब 6.9 के आसपास, और चाइना जो है हो गया थर्ड हो गया 5.8 के आसपास। भारत के आयात में भी चीन, अमेरिका और यूएई की स्थिति कोरोना के पहले स्थिति ये थी, कोरोना के बाद चीन और यूएई और यूएसए हो गया। वैसे निर्यात में भी यूएसए दोनों ही बार, एक साल पहले भी 2021 और 21-22 में फर्स्ट स्थिति में, तब 13% के साथ फर्स्ट था, 18% से फर्स्ट है। पहले हम बिफोर कोरोना चाइना के साथ निर्यात कर रहे थे 10% का, फिर यूएई था, अब यूएई 7% का सेकंड पे, चाइना थर्ड पे। अगर मैं ये बताने का प्रयास करूं कि भारत का सबसे ज्यादा आयात किससे है तो चाइना से, और निर्यात किससे है तो अमेरिका से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम व्यापारिक साझेदार की बात करें, हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड किससे है, तो हमारा ट्रेड पिछले साल तक के यूएसए से सबसे ज्यादा था। हमारा जो व्यापारिक पार्टनर था सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं, ये भारत का सर्वाधिक व्यापारिक साझेदार कौन है। व्यापारिक साझेदार हमारा कौन है, तो व्यापारिक साझेदार अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में 13 या 14 में पूछा भी था, उस समय आंसर इसका चाइना था। तो अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका करीब हमारा 88.75 अरब डॉलर का ट्रेड टोटल कर रहा है। सेकेंड नंबर पर हमारा चाइना है, और चाइना करीब करीब मान के चलो 81 अरब डॉलर का ट्रेड कर रहा है। आज की स्थिति थोड़ी पलट गई है, आज की स्थिति में चीन फिर से पहले नंबर पर है और अमेरिका फिर से दूसरे नंबर पर है। और चाइना से हमारा टोटल ट्रेड देखेंगे आप तो आज की डेट में 77 अरब डॉलर के आसपास है, और लगभग मान के चलिए अमेरिका से हम अगर टोटल ट्रेड की बात करें तो 75.9 के आसपास है, 75.9 के आसपास। तो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन हुआ, हमारा सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार हुआ अमेरिका। कब, ये था 2021 में, ये था 2021 में। बट आज की डेट में हमारा व्यापारिक साझेदार फिर से कौन है, हमारा व्यापारिक साझेदार फिर से जो है ये 2020-21 के बाद 21-22 में जो है वो फिर से भैया चाइनीज। हम चाइनीज के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार है, बोल सकते हैं हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना है। तो हमने अपनी जो पॉलिसी बना रखी थी विदेश व्यापार को लेकर 2015 से लेकर के 2020 में, तो आप देखेंगे कि चीन पुनः भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। और हमने निश्चित तौर पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने ट्रेड पॉलिसी को कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, और हम इंपोर्ट सबमिशन अर्थात आयात प्रतिस्थापन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारे जो सरकार है उनको ये चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस दिशा में थोड़ा गंभीरता से काम करे। अगर गंभीरता से काम नहीं किया गया तो भविष्य में फिर हमारे भुगतान संतुलन और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी जो है वो समस्या देखने को मिल सकती है। और हमारे यहाँ जो मुद्रा का अवमूल्यन है, डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी है, हमारे यहाँ 47 में एक यूएस डॉलर बराबरी से 1 रुपया था, और आज की डेट में आप ये समझ लीजिए कि आज की स्थिति में हमारे यहाँ जो डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी है वो अब तक हो चुका है। पहली बार 49 में हुआ था, फिर उसके बाद 66 में हुआ, फिर 91 में हुआ, और फिर उसके बाद 91। अभी आपने सुना होगा कि 1 डॉलर बराबरी से जो है वो 77 रुपये के आसपास हो गया, है ना। तो हमारे यहाँ पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट चलता था। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमारे देश की करेंसी की तुलना हम कई देशों से करते थे। पहले 1 डॉलर बराबरी से 1 रुपया था, फिर उसके बाद 1 डॉलर बराबरी से जो है 4.5 रुपये हुआ, फिर 1 डॉलर बराबरी से 7.5 रुपये हुआ, फिर 1 डॉलर बराबरी से 13 रुपये 50 पैसे हुआ। ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट चलता रहा। फिर हमारे यहाँ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया, और ये 1970 तक चला, 1949 से, और 70 के बाद नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया, और ये चला 1990 के आसपास, या यूँ कहें उसके भी आगे। तो यहाँ हमारे देश की करेंसी की तुलना जो है वो
18 देशों से हम कर रहे थे, और यहाँ पर $1 जो है वो 18 रुपये, फिर $1 जो है वो 34 रुपये, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। और उसके बाद रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया जो वर्तमान में है, और $1 आप देख रहे हैं कि कैसे 44 हुआ, फिर $1 कैसे 64 हुआ, फिर $1 कैसे अब जो है 74 हुआ, और अब $1 जो है अभी हमने आपको बताया कि $77 हो गया। ये रुपए की परिवर्तनशीलता भी है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। मुद्रा के आधिकारिक रूप से गिरावट अब तक 4 बार हुई है, 5वीं बार की तैयारी है। सरकार को सोचना चाहिए, समय रहते जग जाए, समय रहते कुछ डेवलपमेंट कर ले, अदरवाइज स्थिति जो है ठीक नहीं रहेगी भारत की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारे भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर हमने चर्चा करी है ना, रुपए की परिवर्तनशीलता को लेकर हमने चर्चा करी है ना। मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार हमारे यहाँ 49 में हुआ था। अभी हमने आपको बताया कि मुद्रा का अवमूल्यन हमारे यहाँ पहली बार 49 में, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। 66 में जब हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। 91 में जब हुआ तो चंद्रशेखर की सरकार है। और वर्तमान में भी स्थिति हो सकता है कि डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी की हो जाए, क्योंकि $1 बराबर से 77 रुपया की स्थिति तो आ ही गई है। तो अवमूल्यन पर क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आप गेट रेडी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इत्मीनान से जो है चीज़ों को कंसंट्रेट होकर के देखना चाहिए, और बहुत ही इत्मीनान से आप चीज़ें करेंगे तो व्यापार जो है हमारा संतुलन की स्थिति में आएगा, है ना। आयात निर्यात जो है वो दोनों बैलेंस बनेगा, और भुगतान संतुलन जो है वो स्थिति नहीं रहेगी। तो हमको अपना व्यापार संतुलन करना चाहिए, हमको अपने व्यापार को बेहतर बनाना चाहिए, और जितनी जल्दी हमारा व्यापार बेहतर बनेगा, यकीन मानिए हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है उसी तेज़ी से जो है कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ेगी। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, विदेशी निवेश। कोई भी विदेशी निवेशक लाभ या उत्पादन को कमाने के दृष्टिकोण से किसी दूसरे राष्ट्र में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तात्पर्य है आधारभूत संरचना लगाकर इन्वेस्टमेंट करना, या किसी देश में जाकर शेयर या प्रतिभूति पर जाकर के धन लगाना। एक होता है डायरेक्टली आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और शेयर मार्केट के थ्रू करते हैं तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको भी हॉरिजेंटली और वर्टिकली पढ़ सकते हैं कि एक व्यवसाय की गतिविधियां अगर दूसरे हम देश में विस्तारित करते हैं, है ना, और उस अगर एक व्यवसाय की गतिविधि हम दूसरे देश में करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्षतिज होता है। और अगर हम एक व्यवसाय की गतिविधियां उसी देश में करते हैं जिस देश में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं निवेश को, तो हम उसको लंबवत कहते हैं। ठीक है क्या, तो दूसरे देश में जाके करना ये क्षतिज है, और अगर अपने ही देश में कर रहे हैं तो ये फिर लंबवत है ना। निवेश की भी प्रकृतियां 2 तरीके की होती है, एक ब्राउन फील्ड होता है और एक जो होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है। तो एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक जो है वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। पुराने प्रोजेक्ट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये जो है आपके अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पुराने ही प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहें, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा निवेश जो पहले से ही स्थापित किसी कंपनी पर कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का जो निवेश है वो ब्राउन फील्ड कहलाता है। बट हम कुछ नए प्रोजेक्ट पर जिनमें हम किसी नई कंपनी को, किसी नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको जो है वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी सरकार ने अरविंद मायाराम कमेटी भी बनाई है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बढ़ाएं, और है ना, और किस तरीके से हम ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, गवर्नमेंट रूट्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएं। और इसके लिए अरविंद मायाराम कमेटी भी सरकार ने गठित की थी 2013 में। हो सकता है प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन दे दे कि अरविंद मायाराम कमेटी किस लिए बनी थी, तो ये एफडीआई के डेवलपमेंट के लिए बड़ी थी। और अभी आपने ये पेपरों में पढ़ा होगा कि जो हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट है उसने एलआईसी के आईपीओ जो है वो ऑटोमेटिक रूट से जो है उसमें 20% की अनुमति जो है वो दी है अभी हाल ही में 26 फरवरी 2022 को, है ना। तो 26 फरवरी 2022 को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो है परमिशन यहाँ पर दी है। और आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट सेक्टर में है ना, तो ये ऑटोमेटिक रूट से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो एलआईसी का जो आईपीओ है, एलआईसी के आईपीओ में जो है ऑटोमेटिक रूट की बात हुई, इस शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा, है ना, कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। एलआईसी कब बना था? एलआईसी 1956 में बना था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का अपने आप में बहुत बड़ा टर्नओवर है, और 20% एफडीआई की अनुमति मिली है एलआईसी के आईपीओ पे 26 फरवरी को, है ना। 26 फरवरी 2022 को जो है वो एलआईसी के आईपीओ पे जो है
वो इनिशियल पब्लिक ऑफर पे जो है, इनिशियली पब्लिक ऑफर पे ये 20% की जो है परमिशन मिली है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाए। अब भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसकी सीमा एफडीआई की, जैसे मल्टी ब्रांड के लिए 51% हमारे यहाँ रखी हुई है, सिंगल ब्रांड के लिए आजकल 100% कर दिया। मल्टी ब्रांड अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप तो 51 है, सिंगल ब्रांड कर रहे हो तो 100% है, आओ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 49% है, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो 74 तक का इन्वेस्टमेंट है, और अगर बीमा क्षेत्र में कर रहे हो तो करीब करीब ये 74% हो गया। एमपीपीएससी ने जब 2012 में प्रश्न पूछा था 10 साल पहले, तो बीमा क्षेत्र को लेकर के इन्वेस्टमेंट के लिए एफडीआई जो था उसका आंसर 49% था। बट रिसेंटली आफ्टर द फरवरी 2022 अब जो बीमा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो 74% के आसपास हो गया है। हो सकता है अपना ही पुराना क्वेश्चन पूछ ले। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई है, डिफेंस के उत्पादन में 100% एफडीआई कर दिया है, नॉन बैंकिंग कंपनियां जो एनबीएफसीज होती हैं उसमें करीब करीब आपके 100% एफडीआई कर दिया है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से 100% एफडीआई कहाँ नहीं है? दे देगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी में, डिफेंस के प्रोडक्शन में, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दे देगा निजी बैंक के क्षेत्र में। तो निजी बैंक में अभी भी 74 है, अभी 100 हुआ नहीं है ना। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है ना? अब अरविंद वायाराम कमेटी तो कहती है कि भाई भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। और सबसे ज़्यादा अगर एफडीआई की बात करें तो आज भी भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करीब करीब 25.9% वो सिंगापुर का ही है। कुछ किताबों में मॉरिशस लिखा है, कृपया उसको आप पढ़ने से बचें, है ना। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे में आपको सही चीज़ें मिलेंगी। 25.9% के साथ सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आज भी जो है वह सिंगापुर कर रहा है भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है क्या। उसके बाद सिंगापुर के बाद जो है अमेरिका है, करीब करीब 14.9% के आसपास, 14.9% के आसपास हमारा जो सेकेंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला कंट्री है। और तीसरे नंबर पे है जापान, करीब करीब तीसरे नंबर पर मॉरिशस है 13.9, तीसरे नंबर पर है मॉरिशस, जिसको कुछ किताबों में फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 13 समथिंग के आसपास जो है वो मॉरिशस है। और फिर पढ़ना है तो आप बहुत सारे पढ़ सकते हो, लेकिन इतना नहीं पढ़ना। चौथे पे नीदरलैंड आएगा, करीब 6-7% इन्वेस्टमेंट है उसका। जापान है 2 से 3% इन्वेस्टमेंट इसका। तो परीक्षा में पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश कौन कर रहा है, तो भैया सबसे ज़्यादा निवेश हमारे यहाँ हो रहा है सिंगापुर में। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई हो रहा है, तो आपको बता दूं कई लोग महाराष्ट्र लगा लेंगे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पहले नंबर पे कर्नाटक के, भारत में कर्नाटक में एफडीआई सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र आ रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कर्नाटका में है, और कर्नाटका के बाद जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद जो 3rd नंबर पर है वो है आपका दिल्ली। तो अगर प्रिलिमिनरी में ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में है। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर है, कर्नाटका में है, उसके बाद महाराष्ट्र में। अब अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में एफडीआई हो रहा है हमारे यहाँ, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। करीब करीब आप मान के चलिए कंप्यूटर के अंदर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एफडीआई हो रहा है ना। कंप्यूटर के अंदर हमारा एक तो ये चीज़ क्लियर होगी सिंगापुर सबसे ज़्यादा कर रहा है, दूसरी कहाँ हो रहा है भैया, भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में हो रहा है। अब किस क्षेत्र में हो रहा है, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर का क्षेत्र है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर, इसमें सबसे ज़्यादा 22% के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है 22% के आसपास। पहले नंबर पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर कहीं ना कहीं कम हुआ है अभी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो 2nd नंबर पर चला गया। ऑटोमोबाइल है ना, गाड़ियाँ बिकी नहीं रही है ना, पहले प्राइमरी चीज़ें लेंगे लोग, गाड़ी कहाँ लेंगे अभी तो स्थिति अर्थव्यवस्था की जो है स्थिति बहुत ठीक ठाक नहीं है। और ऑटोमोबाइल जो है 15.89, उसका सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो है 3rd नंबर पर है। और सर्विस सेक्टर में करीब करीब मान के चलो आप 10.1% के आसपास, 10.1% के आसपास। तो परीक्षा में अगर प्रश्न ये आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में, तो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हो रहा है 22%, उसके ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है 15.9%, उसके बाद सर्विस सेक्टर में हो रहा है 10% के आसपास, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब अगली बात है कि भाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई का अंतर प्रवाह जो हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है ना। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अंतर प्रवाह हो रहा है। भारत का नंबर जो है वो अभी अंतर प्रवाह में 5वां है,
एफडीआई के इनफ्लो में भारत पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर अमेरिका है, भारत 5वें नंबर पर है। हालांकि भारत कोरोना के पहले 90वें नंबर पे था, अब एफडीआई के इनफ्लो में भारत 5वें नंबर पर, स्थिति सुधरी है। और अगर हम एफडीआई के आउटफ्लो पे बात करें तो आउटफ्लो पे बात करें तो चाइना में जाके सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें तो चाइना पहले नंबर पर है, और इसमें भारत का जो नंबर है वो भारत का नंबर पहला 20वां था, अब जो है वो 18वां है। तो अगर कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि एफडीआई के इनफ्लो में भारत का कौन सा नंबर है, तो एफडीआई के इनफ्लो में भारत अभी 5वें नंबर पर है, पहले 90वें नंबर पर था। ये अरविंद मायाराम कमेटी की रिकमेंडेशन में भी है। और एफडीआई के आउटफ्लो में चाइना पहले है, भारत का नंबर अभी 18वां है, पहले 20वां था। हालांकि ये प्रश्न किसी भी संदर्भ में पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अरविंद मायाराम कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूर लगा दें। ये फेरा और फेमा को लेके, कानून को लेके प्रश्न बन सकता है कि भाई फेरा कानून क्या था। ये विदेशी मुद्रा विनिमय कानून था जो 1973 में लाया गया था। 50 साल क्योंकि पूरे हो रहे हैं 2023 में, इसलिए पूछा जा सकता है। एक बार पीएससी ने 1999 में और 2007 में भी ये प्रश्न पूछा था कि फेरा की जगह फेमा कब आया था। तो विदेशी मुद्रा विनिमय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के 50 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। तो भारत में विदेशियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों को, है ना, करने के उद्देश्य से कानून बना था भारत में फॉरेन कंपनियों को, जिसका नाम फेरा था, ताकि हमारे एफडीआई को लेकर के चीज़ें उस समय थोड़ी स्ट्रिक्टली तरीके से बनी थी। हालांकि फेरा को जो है वो हटा दिया गया और फिर जो है फेमा लाया गया, और फेरा समाप्त हो गया। तो फेरा थोड़ा रिजिड कानून था, और जो फेमा था ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 में आया। हालांकि इसको लागू किया गया जून में, और इस तरीके से फेरा और फेमा में बेसिक अंतर यही था कि फेरा जो था थोड़ा स्ट्रिक्ट था, फेमा जो था थोड़ा लिबरल था। और ये फेरा और फेमा में फेरा की जगह फेमा लाने के पीछे कारण ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट को अपने देश में लाना चाहते थे और इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ बढ़ाना चाहते थे। एक अंकटाड करके संस्था है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो 1964 में बनी थी और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और अभी वर्तमान में एलेक इरविन जो दक्षिण अफ्रीका के हैं वो इसके चेयरमैन भी हैं। हर साल में ये जो है इसका सम्मेलन होते रहता है। अभी हाल ही में जो है ये ऑनलाइन सम्मेलन 2021 में हुआ था बारबोडस में। तो अंकटाड जो है इस प्रकार के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अपनी रिपोर्ट वगैरह जारी करते रहता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। तो निश्चित तौर पे आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे विदेशी पूंजी की, फॉरेन कैपिटल की बात करेंगे कि भाई फॉरेन कैपिटल की क्या स्थिति है भारत में। तो फॉरेन कैपिटल को लेकर के हम एक सिंपल सी अवधारणा यहाँ रखते हैं कि भारत में अगर हम ये देखें कि भारत में फॉरेन की कैपिटल को लेकर बात करें कि भारत के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में फॉरेन कैपिटल का क्या योगदान है, तो हमारे यहाँ एफडीआई, एफआईआई और इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल बैंक हैं, उनमें भी पैसों का लेन देन, क्रय विक्रय विदेशी मुद्रा का हो रहा है। हमारी फॉरेन करेंसी लगातार बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और फॉरेन के अंतर्गत, पूंजी के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई विदेशी पूंजी हमारी क्या होती है और विदेशी पूंजी का पूरा बैकग्राउंड क्या होता है। तो विदेशी पूंजी का स्रोत कौन है? जितनी भी फॉरेन की कंपनियां जो हमारे एफडीआई कर रही हैं, एफआईआई कर रही हैं, है ना, या जो भी हमारा केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय कर रहा है, या जितनी भी हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो है विदेशी ऋण ले रही हैं, विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही हैं, यही तो है ना सारा का सारा, है ना। अभी एक पी पार्थ सारथी कमेटी बनी, उसने ये कहा कि भारत में कितना जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई फॉरेन पॉजिटिव हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ बोरोवर है। सेफ बोरोवर है मतलब कि एक प्रकार से आप ये कर सकते हैं कि भारत के लिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को जो है वो बढ़ाना चाहिए। सरकार ने एक रंगाचारी कमेटी भी बनाई थी, रंगाचारी कमेटी, उसने भी ये कहा था कि भारत में इस प्रकार के एफडीआई को बढ़ावा देना चाहिए और इस प्रकार के विदेशी पूंजी को लाना चाहिए। और पूरी दुनिया में भारत में जो विदेशी निवेश है वो करीब करीब 64 अरब डॉलर का है, जो कि 5वें नंबर पर है, और दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत पे। भारत में अगर आज हम फॉरेक्स की बात करें तो 633.6 अरब डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स है। और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, आपको बता दें कि भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, अगर हम आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 633 अरब डॉलर है,
तो हम चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद फॉरेक्स के मामले में वर्ल्ड के चौथे देश हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार चीन से, जापान से, स्विट्ज़रलैंड के बाद चौथे नंबर पर है। ठीक है, हमारा विदेशी लोन करीब करीब 593 अरब डॉलर का है। तो वो 92% अर्थव्यवस्था हमारी ऐसी कि 17% इंटरनल हमारी उधारी है और 75% एक्सटर्नल हमारी उधारी है। तो ये विदेशी पूंजी है, इसलिए हम व्यापार में इक्विटी करवा रहे हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फेरा 73 को ख़त्म करके 99 में फेमा लाया, 1 जून 2000 से उसको लागू किया, है ना। 50 साल फेरा के भी पूरे हो रहे हैं। फेमा जो है हमारे यहाँ 2000 में लागू हुआ। 90 के बाद हम खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो हम अपने देश में विदेशी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी, विदेशी पूंजी के भारत में आने के बाद भी, हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के, विदेशी पूंजी को लेकर के कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी। अब हमारे ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, किसी के पास पैसे आ गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ईडी बोलती है भाई कहाँ से आए, पैसे कहाँ से लाए आपने। ईडी का छापा पड़ जाता है, ईडी की इंक्वायरी बढ़ जाती है। 1 मई 1956 को प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री बनती है और 1 मई 1956 को ये संस्था है, संविधानेतर संस्था है, गैर संवैधानिक निकाय है ईडी। और ईडी जो है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है ना। तो ईडी के छापे वापे पड़ते रहते हैं, ईडी की इंक्वायरी होती रहती है, ईडी कई बार काम करती रहती है अपना। तो हो सकता है ईडी भी से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। इन्फोर्समेंट जो आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये 1956 में बना 1 मई को। और ये जो है एक संविधानेतर संस्था है, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ख़ास बात जो है ईडी के बारे में, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में और दिल्ली में इसके अदर संस्थान भी। और ये एक्चुअल में जो ईडी है, ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंदर एक जांच करने वाली एजेंसी है। मान लो ये वित्त मंत्रालय है, ये आपका वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के अंदर जो है वो एक राजस्व विभाग है। और ये वित्त मंत्रालय के अंदर एक राजस्व विभाग है और ये राजस्व विभाग के अंदर में, ये जो है आपका ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी फेमा को लेकर कानून हैं, अब तो फेरा हट गया, फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उनके मामलों की जांच करती है। 2002 में हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल लाया है उसके तहत ये काम करती है, अपराधों की जांच करती है, छापे मारने का काम, संपत्ति कुर्की करने का काम, संबंधित गलत व्यक्ति पे मुकदमा चलाने का काम ये करती है। कोई भी इलीगल तरीके से अगर संपत्ति अर्जित करता है, आय को वैध दिखाकर अगर पैसा कमाता है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण कोई भी देश का नुकसान होता है और मनी लॉन्ड्रिंग कहीं से लाना भी गलत है और कहीं करना भी गलत है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को लाया गया गलत तरीके से काम करने वालों पर रोक लगाने के लिए। और प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। और मनी लॉन्ड्रिंग को 2012 में जो है अप्रूवल किया गया था और उसके बाद से जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल को अप्रूवल किया गया, तो फिर जो नया संशोधन हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के 3 जनवरी 2013 से कंटिन्यू काम कर रहा है। और ईडी का काम ही है राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अंदर जो है दिशा निर्देश लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो पैसा कमा रहे हैं उन पर कंट्रोल करना, उनको जो है सही तरीके से जो है सही दिशा में ले आने का काम करना। ठीक है। इससे क्या है, चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी, तो आपको जो है पढ़ने पढ़ाने में जो है आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है क्या। अभी नगद लेन देन तो खैर आपका जो है ये जो टॉपिक है आपका मीन्स का टॉपिक है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहले प्री वाले जो टॉपिक हैं आपको कवर कर देते हैं, प्री वाले सारे टॉपिक आपको कवर कर देते हैं। तो बैंकिंग संस्थाएं अपन थोड़ा देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग व्यवस्था, सिलेबस में डायरेक्ट है। वित्तीय संस्थानों को लेकर चर्चा है। हमारे यहाँ एक तो मुद्रा बाजार है, दूसरा पूंजी बाजार है। तो मुद्रा बाजार में हम बात करें तो मुद्रा बाजार में हमारी जो व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि हमारे पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो हमने एक तो आपको डिस्कस किया विदेशी व्यापार, है ना, विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार में हमने आपको आयात और निर्यात भी बता दिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बता दिया। इसके साथ ही हमने आपको विदेशी पूंजी और विदेशी निवेश पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लिया। करंट अफेयर्स से जोड़कर वो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन ना पूछ लिए, फेरा लेके भी डिस्कशन कर दिया। अभी जो हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं वो बैंकिंग सिस्टम को लेकर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जो वित्तीय प्रणाली है
वो दो तरीके से है। एक हमारा जो सिस्टम है, एक हमारे यहाँ मॉनेटरी मार्केट है, दूसरा हमारा कैपिटल मार्केट है। अब जो हमारा मॉनेटरी मार्केट है और हमारा जो कैपिटल मार्केट है, तो एक हमारा मॉनेटरी मार्केट है और एक हमारा कैपिटल मार्केट है। अब जो हमारा मॉनेटरी मार्केट है उसमें भी तीन तरीके की चीज़ें हैं। एक ऑर्गेनाइज हमारा मॉनेटरी मार्केट है, एक अनऑर्गेनाइज हमारा मार्केट है, और एक अपना सब मॉनेटरी मार्केट है ना। तो जैसे जो ऑर्गेनाइज मॉनेटरी मार्केट है उसमें हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक है और अदर जितने भी अधिसूचित अनुसूचित बैंक हैं रजिस्टर्ड, और जो नॉन ऑर्गेनाइज जो हमारा मॉनेटरी मार्केट है उसमें सेठ, साहूकार, महाजन, ये सारे लोग हैं, और वो भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है सिस्टम। और तीसरा जो हमारा सब मॉनेटरी मार्केट है उसमें आपके डिमांड करेंसी बाज़ार या बिल हुंडी बाज़ार या ट्रेजरी या कोषागार या कमर्शियल प्रपत्र या जमा प्रमाण पत्र, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये एक प्रकार का एक डिस्ट्रीब्यूशन मनी मार्केट के तीन भाग हैं। और ये जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें प्राइमरी कैपिटल मार्केट है जिसमें हम इनिशियली पब्लिक ऑफर जारी करते हैं, और जो सेकेंडरी होता है वो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है क्या। तो इनिशियली पब्लिक ऑफर में हम इनिशियली जारी करते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार, और द्वितीयक में हम शेयर बाजार के अंतर्गत जाते हैं। पाठ्यक्रम में आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहाँ लोग जमा स्वीकार करते हैं, नियमित रूप से पैसे निकालने की सुविधा यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले नीदरलैंड में 1609 में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, और यहीं से जो है पहली बार आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को देखने का मौका मिला। भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था जिसको 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने लाया था, और यहाँ भारत में इसकी शुरुआत हुई। और भारत में अगर हम बैंकिंग के इतिहास पर नज़र डालें तो हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने प्रथम चरण में 1806 में कुछ बैंकों को लाया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ जो है बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, फिर 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, ये बनते चले गए। हमारा जो पहला स्टेज था वो 1806 तक का था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद 1600 से। सेकंड चरण हमारा 1806 से 1860 तक रहा, फिर 1860 से 1913 तक रहा, फिर 1913 से 39 तक रहा, और फिर 39 से लेकर 46 तक रहा, 46 के बाद 91 तक रहा, और अभी हम जो देख रहे हैं वो 91 से 2022 तक जो है हमारा 7वां बैंकिंग सिस्टम का चरण चल रहा है। ये जो बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बम्बई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 से तीनों को जोड़ा गया। ये तीनों को जोड़कर ही जो है यहाँ पर ये जो है आपके प्रेसिडेंशियल बैंक यहाँ पर बनाया गया। आपको मैं तीनों चीज़ें फिर से दिखा दूँ भारत के बैंकिंग इतिहास को। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने लाया, बैंक बंद हो गया, नुकसान में चला गया। फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल आया, 1840 में जो है बैंक ऑफ बॉम्बे आया, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया। तीनों को जोड़कर प्रेसिडेंशियल बैंक तीनों को कहा गया था। तो 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक बना, क्योंकि 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2021 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि इंपीरियल बैंक कब बना, है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 100 ईयर्स आर कंप्लीट ऑफ इंपीरियल बैंक्स, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 27 जनवरी को इंपीरियल बैंक जो बना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी 1921 इंपीरियल बैंक, है ना। ये बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल तीनों को जोड़ के बना। 55 में गोरेवाला कमेटी आई, और इसी की रिकमेंडेशन पे बाद में बैंक ऑफ स्टेट इंडिया जो बन गया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गया। बाद में बहुत सारे बैंक बने। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना, है ना। 1865 में इलाहाबाद बैंक बना। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बना, जो लाला लाजपत राय जी के योगदान से बना, काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक था। फिर बैंक ऑफ इंडिया बना 1906 में। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बना 1908 में, हाल ही में इसके अंदर विलय हुआ तो चर्चा में था। ये बड़ौदा में हेडक्वार्टर है इसका। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1913 में बैंक ऑफ मैसूर बना। तो ये सारे कुछ बनते चला गया, और ये डेवलपमेंट की प्रोसेस यहाँ पर होती गई, है ना। तो फिर ये जो है कुछ सार्वजनिक बैंक हैं हमारे यहाँ जो वर्तमान में 12 हो गए हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वर्तमान में हमारे यहाँ। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो हमारे गवर्नमेंट PSU बैंक हो 12 हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक 22 हैं हमारे, और जो विदेशी बैंक हो हमारे करीब 45 के आसपास हैं, ठीक है। इसमें जो काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ज़रूर यहाँ पर पढ़ना चाहिए, और निश्चित तौर पर यहीं से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बैंकिंग के इतिहास को, बैंकिंग के सिस्टम को लेकर, तो क्वेश्चन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आता है, बट कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का हुआ। इंदिरा गांधी जी ने उस समय उन बैंकों की संपत्ति जो 50 करोड़ थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और 15 अप्रैल 1980 को फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी संपत्ति 200 करोड़ थी। तो इस तरीके से 14 और 6 20 हो गए,
4 सितंबर 93 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में हो गया, तो 20 में से 19 बैंक हो गए और इस तरीके से प्रोसेस चलती चली गई। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो 12 है। ये फाइनल डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। विदेशी बैंक जो है 45 है, फॉरेन प्राइवेट बैंक जो है 22 है। रीजनल रूरल बैंक जो है वो आरजी सरैया कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए 2 अक्टूबर 75 को और वर्तमान में सारे नुकसान में चल रहे हैं। धीरे धीरे इनको सरकार कम कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर पढ़ी जा सकती हैं, परंतु इतना समय आपको नहीं देना है चीज़ों पे। जितने नंबर आएंगे टॉपिक से उतना ही समय आपको देना है। मैंने बोला ना, रफ्तार कम ज़्यादा हो सकती है, दिशा सही होनी चाहिए। और ये पेमेंट बैंक जो है ये 2014 में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश से जारी हुए थे। लास्ट टाइम एनबीएफसी का डेट पूछ लिया था, तो पेमेंट बैंक का डेट है 24 नवंबर 2014 और फिर जो है 41 बैंकों ने आवेदन किए थे, तो फाइनली जो है वो 11 बैंकों को परमिट किया गया। और ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर मैंने आपसे अभी चर्चा की थी कि कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो कुल मिला के 12 हो गई है, ठीक है। अब ये अगला जो पॉइंट है बैंकों का विलय, तो बैंकों का विलय आपको मैंने बताया कि भैया बैंकों का विलय अभी हाल ही में 2019 में जो विजया बैंक और देना बैंक है इसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। मैंने आपको भी बताया था कि बैंक ऑफ जो बड़ौदा है ये 1908 में बना था, बड़ौदा में इसका मुख्यालय है। तो जो विजया बैंक है और जो देना बैंक है उनको मर्ज कर दिया गया बड़ौदा बैंक में, है ना। और 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बना था। 2020 में जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है इसको पीएनबी में, और आंध्रा बैंक को कॉर्पोरेशन बैंक को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, और सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया। इस तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 19 से घट करके जो है वह 12 हो गई है ना। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था इनको मर्ज करने का कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण निजीकरण से थोड़ी सी अलग अवधारणा है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण में हमने निजी बैंकों के स्वामित्व को, प्रबंधन को, संचालन को जो है वो कहीं ना कहीं अधीन कर लिया था। अब इसके कुछ परिणाम भी पॉजिटिव हुए, कारण ज़रूरी था हमको राष्ट्रीयकरण करना क्योंकि निजी बैंकों का जनता के हितों की अवहेलना कर रही थी और कहीं ना कहीं हमको सोशल कल्याण करना था लोगों का। और हमको प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के तहत 18% पैसा, एग्रीकल्चर सेक्टर में 12% पैसा जो है वो आपके एमएसएमई में और 10% जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको देना था। तो हमने जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट, सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लाया, इसलिए राष्ट्रीयकरण करना जरूरी था। रीजनल बैलेंस को हमको कंट्रोल करना था, हमें बैंकों की पूंजी का विस्तार करना था, हमें बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र के कारोबार को समाप्त करना था, एक अधिकार को समाप्त करना था और गरीब वर्गों तक बैंकिंग व्यवस्था को हमको पहुंचाना था। लेकिन परिणाम ये हुए कि जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो हमने निजीकरण को अपनाया गया और ये चीज़ें ऐसी हो गई कि हमारा नॉन परफॉर्मेंस एसेट बढ़ गया। 10,77,000 करोड़ रुपए हमारा पैसा ऐसा है जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, जो लोगों ने लेने के बाद पैसा हमको वापस नहीं किया। बैंकों में लगातार घोटाले सुनने को आए, पीएनबी घोटाला हो गया, ये घोटाला वो घोटाला, आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाई प्रॉपर, कैपिटल की कमी हो गई। तो फिर सरकार की मजबूरी हो गई कि 1 अप्रैल 2020 को जाकर के 10 बैंकों का विलय कर दिया और 4 बैंक बना दिए। तो जो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे वो घट करके 12 हो गए। तो सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक में जो है ओरिएंटल बैंक को ऑफ कॉमर्स को, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया, है ना। तो ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया। कैनरा बैंक में जो है उन्होंने सिंडिकेट को मिला दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने आंध्रा बैंक को और जो है कॉर्पोरेशन बैंक को मिला दिया और इंडियन बैंक में उन्होंने जो है वो इलाहाबाद बैंकों को मिला दिया। तो इस तरीके से बैंकों की संख्या जो है ये हो गई। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग सार्वजनिक क्षेत्र में 11 बैंक और एक एसबीआई मिला के 12 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, 22 बैंक प्राइवेट हैं, विदेशी बैंक 45 के आसपास है, रीजनल रूरल बैंक लगभग 43 के आसपास हैं, राज्य के जो कोऑपरेटिव बैंक है लगभग 33 के आसपास है और जो अर्बन सेक्टर के सहकारी बैंक है लगभग 54 के आसपास हैं। और इस तरीके से राष्ट्रीयकृत अगर बैंक हम देखें तो लगभग 11 है और उसमें अगर हम एसबीआई को मिला दें तो वो पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग का बैंक हो जाएगा, 12 है। अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा कि पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के कितने बैंक है तो 12 लगाना है, और अगर पूछेगा राष्ट्रीयकृत बैंक के कितने हैं तो आपको 11 लगाना है। तो ये पूरा व्यवस्था आपने यहाँ पर देखा कि हमारी क्या व्यवस्थाएं रही और क्या हमारा सिस्टम था। नॉन परफॉर्मेंस एसेट मैंने बोला लगातार बढ़ रहा है, चिंता का विषय है, सरकारों को चाहिए इस दिशा में काम करे, करना भी चाहिए। अब बात करते हैं आरबीआई को लेकर। 1919-20 में चैम्बरलिन आयोग बना जिसकी रिकमेंडेशन पर बैंकों के बैंक आरबीआई को बनाने पर विचार चालू हुआ और 1924 से 26 में हिल्टन यंग आयोग की रिकमेंडेशन पर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्था को लाने पर एक विचार मंथन प्रारंभ हुआ
और देश को एक केंद्रीय बैंक मिला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। यूपीएससी का क्वेश्चन भी ये रहा है। काम क्या है बैंक का? नोट जारी करना, है ना, तमाम कैपिटल को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, कार्यालय विभाग के अंतर्गत ऐसे वर्किंग प्रोसेस को हैंडल करना जिससे सिस्टम बने। पहले चेयरमैन इसके ओस्मान स्मिथ थे जब 1935 में बना था, और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी जो है इसके चेयरमैन हैं, है ना। और पहले आरबीआई के गवर्नर भारतीय जो थे, वो जो थे पहले आरबीआई के गवर्नर जो थे भारतीय, वो थे आपके सीडी देशमुख। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो आरबीआई का बेसिकली आपका यहाँ पे जो लेखा वर्ष होता है वो हमेशा याद रखना अप्रैल मार्च के बीच में होता है, और 15 फरवरी 2020 से इसका लेखा ईयर जो है वो अप्रैल मार्च है। ये आरबीआई का लेखा ईयर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। और ये बेसिकली मैंने आपको बताया, ये लिस्ट है हमारे पास। ओस्मान स्मिथ, जेम्स ब्रिट टेलर, सीडी देशमुख जो पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे, बेनेगल रामाराव, केजी अम्बे गावकर, HVR अयंगर, PC भट्टाचार्य, लक्ष्मीकांत झा, VN अदारकर, S जगन्नाथ, NC सेनगुप्ता, है ना। इसके साथ KR पुरी, नरसिम्हन, IG पटेल, मनमोहन सिंह, याद रखेंगे 82 से 85 मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष 85 से 85, मल्होत्रा, RN मल्होत्रा, S वेंकटरमण, C रंगराजन, विमल जालान, YV रेड्डी, सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास जो अभी वर्तमान में है 25वें हैं। ज़रूर इसको याद रखना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब जो हम बात करें अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका जो काम है मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करना है। मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करती है आरबीआई, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको हैंडल आउट करने का काम करती है, और ये बैंक रेट, MSF, ये तमाम चीज़ों को जारी करती है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर लाती है। ठीक, तो सरकारी स्तर पर अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो साख पर कंट्रोल करने का काम करती है, और कहीं ना कहीं उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो इस तरीके का होता है कि वो साख को कंट्रोल करे। वैसे तो आरबीआई के बहुत से काम है, लेकिन मेन काम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करना ही इसका प्रमुख काम है। आरबीआई बहुत से सामान्य काम जो केंद्रीय बैंक के तौर पे करता है, जैसे कि नोटों का निर्गमन करना, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, साख का कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें। तो साख का कंट्रोल लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो बैंक रेट डिसाइड करता है, CRR डिसाइड करता है, SLR डिसाइड करता है, ओपन मार्केट की एक्टिविटी डिसाइड करता है। जबकि शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो रिवर्स रेपो रेट, MSF, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है ना। इसके अलावा गुणात्मक काम भी करता है, प्रचार प्रसार, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, साख की रेटिंग, और भी बहुत से काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के घोषित अघोषित होते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अपनी नई भूमिका में भी काम आजकल कर रहा है। सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट सिस्टम देने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें बैंक दर की, बैंक दर एक ऐसी दर होती है जो केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक को प्रथम श्रेणी के बिलों में पुनर्कटौती करता है, स्वीकार करता है, उसको ऋण देता है। सामान्य लैंग्वेज में जिस सामान्य ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है उसको हम बैंक दर कहते हैं। ये एक प्रकार का क्रेडिट कंट्रोल है, वर्तमान में 4.25 के आसपास है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा दर होता है जो 9 मई 11 से लागू हुआ, और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक रात के लिए अपने जमा का 1% ऋण ले सकते हैं, और ये भी लगभग MSF जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी जो है ये वर्तमान में 4.25 है। बैंक रेट और MSF दोनों रेट सेम है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि MSF शब्दावली संबंधित है, आंसर था बैंकिंग सिस्टम, है ना। इस तरीके के सामान्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब केस रिजर्व रेशियो की बात करें, हर बैंक को अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ता है नगद के रूप में, है ना। 1934 के आरबीआई एक्ट के अनुसार कुल नकदी का वह भाग जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास ही रखना होता है, वो उनकी एक अलग से इनकम का पोर्स होता है, NDTL का अमाउंट होता है, उसको हम CRR बोलते हैं। हाल ही में CRR बढ़ गया, 4 से 4.5 हो गया ये, तो ये पूछा जा सकता है CRR वर्तमान में कितना है। CRR, SLR, ये सारी चीज़ें जो है ये सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1986 में आई थी। हम करंट अफेयर्स में इस पर चर्चा कर चुके हैं। SLR जो है वर्तमान में लगभग मान के चलिए 18% के आसपास है, और SLR जो है वो अपना पैसा आरबीआई के पास ही रखना होता है नगद लिक्विडिटी के तौर पर। ये होता है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, ठीक है क्या। और इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जो कि आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज दर पर कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं।
रेपो रेट अभी 4.40 हो गई, और रिवर्स रेपो रेट कभी कभी आरबीआई भी बैंकों से पैसा लेता है मिनिमम दर पर, तो वो रिवर्स रेपो रेट है, ये 3.35 है। तो अभी हाल ही में जो चेंजेस हुए हैं, अभी रिसेंटली जो चेंज हुआ है अप्रैल में, तो ये तो जो है ये चेंज किया है, इसको 4.40 कर दिया है, और ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसको भी बढ़ा के 4.5 कर दिया है, और ये जो है ये भी सही है। तो सम चेंजेस है, और ये चेंजेस होते रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है क्या। तो लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर आपने जितना भी बैंकिंग व्यवस्था है उसके एक सामान्य चीज़ को देखा। ये सिडबी है, थोड़ा सा याद रखेंगे, 2 अप्रैल 90 को बना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये एमएससी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और इसके अलावा एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, 1 जनवरी 1982 को बना, और यदुवेंद्र माथुर जो है इसके प्रमुख है वर्तमान में, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो 2008 में मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो 2010 में मिला, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, सबको जो 1 अप्रैल 2017 में मिला के जो है एसबीआई में मर्ज कर दिया। एसबीआई बना ही कैसे था वो भी कहानी बना दिया आपको। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास सबको जोड़ करके इंपीरियल बना। इंपीरियल 27 जनवरी 1921 को बना, 100 साल हुए, और गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर फिर जो है एसबीआई बना, और एसबीआई का भी जो पुनर्गठन हुआ, तो वर्तमान में 1 अप्रैल 2017 को सारी चीज़ों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। चाहे सौराष्ट्र था वो 8 में मिल गया था, इंदौर 2010 में मिल गया था, उसके बाद मैसूर, जयपुर बीकानेर, पटियाला, हैदराबाद, त्रावणकोर। परीक्षा में क्वेश्चन था 2016 में कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखेंगे। और बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला 2001 में ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बैंक है। और एसबीआई की आज की डेट में अगर कुल परिसंपत्ति हम देखें तो करीब 41.97 लाख करोड़ की है, और पूरे देश में अगर हम इसकी शाखाएं देखें तो लगभग 24,000 के आसपास हैं। एटीएम देखें तो 59,000 के आसपास हैं। कुल कर्मचारी देखें तो 2.5 लाख के आसपास हैं। कुल जमा देखें तो लगभग 26 लाख करोड़ के आसपास है, और कुल ग्राहक देखें एसबीआई के तो 37 करोड़ के आसपास है। तो सबसे बड़ा बैंक हुआ ये, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 45वें नंबर का बैंक 2022 में बन गया है, इसलिए एसबीआई चर्चा में है। इसके बाद हम यहाँ पे नाबार्ड पे बात कर लें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये बी शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है बना 12 जुलाई 1982 को। ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने का काम ये संस्था करती है, और इसके ब्याज का पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से 1995 से उन ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जा रहा है जहां आधारभूत संरचना की ज़रूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है वो गोविंद रुजालू चिंतला हैं, जिनको 2020 में बनाया गया है। चेंज होते रहते हैं। पहले इसके एम राम कृष्णैया थे। तो नाबार्ड भी कहीं ना कहीं आपके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ है रीजनल रूरल बैंक, ये 2 अक्टूबर 75 को बना आरजी सरैया कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 43 के आसपास है ना। लीड बैंक स्कीम 1969 में आई थी। हर जिले का एक बैंक होगा जो लीड करेगा जीएफ नॉरिमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और प्रत्येक जिले में लीड बैंकिंग योजना के तहत कोई ना कोई एक बैंक होता है जिसको वहाँ प्रमुख बैंक का दर्जा दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नाबार्ड में हिस्सेदारी है, वर्तमान में नाबार्ड की हिस्सेदारी में जो है, आप याद रखिएगा कि नाबार्ड की हिस्सेदारी का अभी वर्तमान में लगभग 99% सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, और 1% पैसा जो है वो आरबीआई के पास है ना। इसको याद रखना चाहिए आपको। अब बैंकों का विलय हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। एटीएम मशीन जो है वो जॉन सेफर्ड ने बनाई थी, है ना, 1967 में, जो बार्कले बैंक था जिस पर अभी हाल ही में बैन लगा है। और ये जॉन सेफर्ड जो है उन्होंने ब्रिटेन में पहली बार एटीएम मशीन लगाई थी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। और देश में सबसे ज़्यादा एटीएम आपके एसबीआई में है, उसके बाद एक्सिस में है, उसके बाद एचडीएफसी में है, उसके बाद आईसीआईसीआई में है, ठीक है। और टाटा ग्रुप ने अपना पहला जो एटीएम लगाया, वाइट लेवल एटीएम, वो महाराष्ट्र में लगाया 2013 में। तो एटीएम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ज़रूर याद रखें, है ना। और सिडबी को लेके मैंने बात की कि सिडबी जो है बेसिकली ये बना था आपके 1990 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया था एक बार पीएससी ने। सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, ये एमएसएमई के लिए काम करता है। वैसे ही एक नेशनल हाउसिंग बैंक है, 1988 में बना, आरबीआई का आनुषंगिक संगठन है, आवास के लिए वित्त व्यवस्था कराता है। और एक्सिम बैंक 82 में बना, मैंने आपको बताया अभी मुंबई में है, आयात निर्यात के लिए लोन देता है। इसके अलावा आईडीबीआई है, 1964 में बना। आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल 1955 में बना, है ना, पहले यूनिवर्सल बैंक है। और
HDFC जो है आप याद रखिएगा 1994 में बना, और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जो है वो 1993 में बना। आजकल इसका नाम जो है UTI का एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया हो गया है ना। तो लगभग जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बैंकिंग सिस्टम को लेकर वो आपको यहाँ बता दी गई हैं। बैंकिंग सुधार को लेकर नरसिम्हन कमेटी पहले 91 में आई थी, बाद में जो है बैंकिंग सिस्टम को लेकर जो है 98 में आई। अब बैंकों का इतना पैसा डूब रहा है, 1998 में 58,000 करोड़ रुपए डूब गया बैंकों का, जो दिया वो मिला नहीं, उस समय का 5.8%। आज की डेट में 10.77 लाख करोड़, मतलब 11 लाख करोड़ डूब गया, टोटल का 9.2%। तो नॉन परफॉर्मेंस एसेट की स्थिति बहुत बुरी है, और सरकार ने इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया है, BB बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया 26 फरवरी 2016 को, कि वो कुछ काम करेगा। और इस संस्था को जो है भानु प्रताप शर्मा जी को इसका जो है प्रमुख बनाया गया है ना। और भी कुछ इसमें मेंबर डेवलप किए गए हैं। इन्होंने एक इंद्रधनुषीय योजना चलाई ताकि जितने भी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के बैंक हैं उनमें सुधार लाया जा सके, है ना। एक मिशन इंद्रधनुष वो टीके के लिए है, और एक इंद्रधनुष योजना है ये पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में रिफॉर्म्स के लिए है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो नॉन परफॉर्मेंस को कम करने की शुरुआत की जा रही है, और जो भी नॉन परफॉर्मेंस एसेट का पैसा है जो लोग लेने के बाद नहीं दे रहे हैं, उसमें 90% पैसा जो है वो सरकारी बैंकों का है। तो सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि उनका पैसा क्यों डूब रहा है। ठीक है, अब जो हम चर्चा थोड़ी सी कर लें वित्तीय समावेशन की। लोगों के पास बचत नहीं हो पा रही है, लोगों के कार्ड में, ATM कार्ड में पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं है। सरकार ने कई लोगों के तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो पहले बैंक अकाउंट खुलवाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई 28 अगस्त 2014 को, और बैंकिंग अकाउंट को खुलाया गया। और प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेवलप करने के लिए लाएगी। 40 करोड़ से ज़्यादा खोले जा चुके हैं जनधन योजना में कार्ड, और 1 अपनी देयताओं को नए बैंक में स्थानांतरित कर देते हैं, उनको हम बेड बैंक कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये भारत में भी जो है 2021-22 में जो है वो बेड बैंक का कॉन्सेप्ट आया है कि आर्थिक संकट में घाटे के समय चल रहे बैंकों को अपनी देयताओं को नए बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को जो है बेड बैंक कहा जाता है। ये विचारधारा एक्चुअल में अमेरिका के मेलोन बैंक ने लाई थी पहली बार 1988 में, और अमेरिका के इस मेलोन बैंक के कॉन्सेप्ट को जो है भारत सरकार ने 2000 जो है 21-22 के बजट में अपने भारत में लाया। तो बेड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है ये है कि अपनी जो लेनदारी देनदारी है उसको आप दूसरे बैंक में डाल दो, है ना। तो ये भी एक सिस्टम समझ में आया ताकि निवेशकों के हितों का जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं मॉर्निंग में 7 बजे से 11। UPSC और MPPSC के अंडर ग्रेजुएशन से संबंधित जो फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर तक के बच्चे हैं वो इसमें आकर हमारी क्लासेस में डेमो ले सकते हैं। साथ ही 1 ईयर के स्टूडेंट्स भी इस क्लासेस में बैठ सकते हैं। मॉर्निंग में 7 से 8 हम इसमें NCERT पे काम कर रहे हैं। 6 to 12 NCERT हम लोग साइंस वगैरह पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी चल रहा है इस समय। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट, एनर्जी हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर वगैरह सारा। GS का पेपर 3 बहुत मजबूत होगा इससे। MPPSC में और UPSC में जो पेपर साइंस का होता है वो मजबूत होगा। साथ ही साथ 8 से 9 में हमारी करंट अफेयर्स और मिसलिनियस और GK की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम डेली करंट अपडेट करते हैं, है ना। मंथली करंट, वीकली करंट और डे बाय डे करंट हम उसमें लेते हैं। क्वार्टरली करंट पर भी डिस्कशन होते रहता है, ईयरली करंट पर भी डिस्कशन होता रहता है। सारी मैगजीन्स कवर करते हैं, सारे जगह से जो बेहतर है उस चीज़ों को हम लेते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक हमारा जो 9 बजे से 11 बजे तक हमारा क्लास में हम जनरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। मंडे को ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड, उसके बाद मंगलवार को हम लोग पढ़ते हैं, सोमवार के बाद भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में जो भी स्टार्ट किया हमने हड़प्पा से स्टार्ट किया। बुधवार को पॉलिटी पे चर्चा करते हैं, संविधान, आयोग, ये तमाम चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ के पढ़ाते हैं। उसके बाद शुक्रवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस से जोड़कर पढ़ाते हैं। शनिवार को करंट अफेयर्स पर हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, जितने भी एडिटोरियल्स आए हैं उस पर, और जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए उस पर। और संडे को हम मध्य प्रदेश GK पर विशेष कक्षा रखते हैं। शाम 4 से 8 वाला बैच थोड़ा हमारा फाउंडेशन लेवल के अलावा लेवल थोड़ा हाई करके है, और इसमें मेंस के हिसाब से पढ़ा के इसमें 1 घंटे 3 मार्कर, 1 घंटे हम जो है उसमें 5 मार्कर और 1.5 घंटे करीब हम 11 मार्कर पे काम करते हैं। और फिर आधे घंटे हमने जितना भी क्वेश्चन आंसर का फ्रेमिंग किया हुआ है टॉपिक को समझकर पढ़ने के बाद, तो हम उसका एवोल्यूशन करते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हम अपनी क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर हमारे नंबरों पे कॉल करके हमारी कक्षाओं में आ सकता है, बेनिफिट ले सकता है ना। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अब हमारी चर्चा अब हम चर्चा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे।
स्टॉक एक्सचेंज पे चर्चा कर रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ऐसी जगह होती है जहाँ सभी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उनको जो है इसमें रखा जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनमें मुख्य तौर पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, निवेशकों के हितों की सुरक्षा हो, इसको ध्यान में रखकर स्टॉक एक्सचेंज जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं। 1602 में एम्स्टर्डम में जो है पहला स्टॉक एक्सचेंज खुला था। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है जो 1875 में खुला था। और भारत में जो 23 स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 13% कंपनियां, जो 3 लाख कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं। 3 लाख कंपनियों में से 13% कंपनियां रजिस्टर्ड है और टोटल टर्नओवर का 87% करती हैं। तो ये एशिया का सबसे पुराना और सबसे आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड स्टॉक मार्केट है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा है जो 1991 में फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था। और इसमें भी 2000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इसके अंदर भी जो है निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। इसका सेंसेक्स 30 इसका जो इम्पोर्टेंट सेंसेक्स है। और ख़ास बात यह है कि 23 स्टॉक एक्सचेंज में जो है एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी भारत में है जो वायदा बाजार के लिए काम करता है, और एक नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। वर्ल्ड में डिफरेंट प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज, इसमें नैस्डैक इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क सिटी का। इसके बाद है मध्य प्रदेश में भी 1919 में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी और 1957 में हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली थी। 88 में वित्त मंत्रालय ने अनुमति दी। 52 में हमने टर्नओवर किया। 6 में लिमिटेड कंपनी बनी। 10 में एनएससी से जुड़े हम। 11 में सेबी से अनुबंध हुआ। 12 में बीएसई से जुड़े। 15 में फाइनली हमारे स्टॉक एक्सचेंज आ गए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, पूछा जा सकता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये 12 अप्रैल 92 को बना। 88 में से स्टैब्लिश हो गया था। 92 में संवैधानिक दर्जा मिला। और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है प्रमुख काम है। S.A. दवे पहले थे, उसके बाद GV रामकृष्ण आए लगातार। फिर ये आप देख सकते हैं कि नाडकर्णी साहब, फिर मेहता जी, वाजपेयी, दामोदरन, भावे, सिन्हा, त्यागी, और वर्तमान में जो है वो माधुरी नुपुर बुच, जो पहली बार किसी महिला को जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है वो यहाँ पर हेड बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए सारी चीज़ों को, ताकि ये आप अपना टॉपिक यहाँ पे कवर कर लें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो 1956 के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत काम करती हैं। और ये जो संस्थाएं होती हैं ये महत्वपूर्ण तौर पर वर्तमान में संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कार्यरत हैं। खास बात यह है कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो बैंक नहीं है, किंतु ये जमा राशि स्वीकार करती हैं और बैंक की तरह ऋण भी सुविधा देती हैं। भारत में इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है उसको संसद ने RBI ने कब अनुमति दी। डेट निकली थी 23 फरवरी 2018। तो ये कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, और बैंक जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट को। ये बेसिक अंतर इनके बीच में होता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956 के अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड वो कंपनी है जो धारा 3 के अंदर रजिस्टर्ड है। बीमा कारोबार हो, शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, चिटफंड हो, है ना, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट हो, विभिन्न प्रकार की जमाओं को स्वीकार करती हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तहत काम करती हैं। ये बैंक नहीं होती है, जमा को स्वीकार करने के बाद ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। और ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो है वो एक जमा स्वीकार करने वाली भी होती हैं और एक जमा स्वीकार ना करने वाली भी होती हैं। तो अगर हम बात करें NBFC की, तो NBFC की जो RBI की 1934 की अधिनियम की धारा नंबर 45(1)(a) है, उसके तहत ये रजिस्टर्ड है। मतलब अगर RBI में इसका रजिस्ट्रेशन देखें तो RBI की धारा RBI एक्ट 1934 की धारा नंबर 45(1)(a) के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड हैं। और जितनी भी प्रकार की ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थाएं होती हैं, ये ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो कहीं ना कहीं लेन देन से जुड़े होते हैं, जो पूर्ण रूप से बैंक नहीं होते, लेकिन एक प्रकार का इनको शैडो बैंक या इनको छाया बैंक कहा जाता है। हो सकता है प्रीमियम पूछे कि छाया बैंक या शैडो बैंक इनको कहा जाता है। और ये उन क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था करते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का डेबिट गैप है और उपभोक्ता को टिकाऊ वस्तुओं और मोटर कारों के लिए वित्त पोषण करने में भी इनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। लेकिन NBFC ऐसी संस्था नहीं है कि आप कृषि का या उद्योग का या व्यापार का कोई गतिविधि कर लो या चल संपत्ति या उसका क्रय विक्रय या निर्माण कर लो।
है ना। उदाहरण के लिए कोई बीमा कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ना। जैसे उदाहरण के लिए लॉर्सन एंड टूर्बो फाइनेंस लिमिटेड है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, या मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, या आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें तो एनबीएफसी आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आती है। जितनी भी एनबीएफसी वो कंट्रोल में नहीं आती है, बल्कि जो एनबीएफसी आरबीआई के एक्ट 1964 की धारा 43 के 45(1)(a) के अंतर्गत आती है, वही इसमें आएंगी। तो आरबीआई ने दो तरीके की श्रेणियां रखी हैं। जो पहली आरबीआई के अंतर्गत आती है, तो आरबीआई के अंतर्गत वो आती हैं जो आरबीआई के पास सीआरआर रखती हैं और जो स्वयं जो है एसएलआर रखने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आरबीआई के अंतर्गत आती हैं जो अपना टोटल कमाई का 4% केस रिजर्व रेशो के तौर पे रखते हैं, और बाकी बैंकों की तरह जो फ्लो रेट सीआरआर पे मिलने वाला है ब्याज, वो आरबीआई इनको भी नहीं देती, बाकी बैंकों को भी नहीं देती। तो जो सीआरआर रखते हैं, हालांकि एसएलआर रखना इनको ज़रूरी नहीं है, तो ये जमा स्वीकार भी करती है और जमा स्वीकार नहीं भी करती है। एक जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी होती है, एक जमा स्वीकार ना करने वाली होती है। और आरबीआई के कंट्रोल से बाहर कौन है? बीमा कंपनी है, क्योंकि बीमा कंपनी इरेडा के अंदर में आती है। म्यूचुअल फंड है, स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर हैं, ये जितने भी है वो सेबी के अंतर्गत आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। और जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं, पैसा डबल करने वाली, ये राज्य सरकार के अधीन आती हैं। और जितनी भी आवास से संबंधित वित्त कंपनियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित चीज़ें आती हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर है, तो अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम देखें तो पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को लेके नियम बने हैं 16 जुलाई 2020 के बाद, एक्चुअल में 23 फरवरी 2018 को संसद ने बिल पारित कर दिया था, और 23 फरवरी 2018 को बिल पारित हो गया था पार्लियामेंट के द्वारा। और 16 जुलाई 2020 के बाद की जो स्थिति है, तो नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है और राष्ट्रीय आवास बैंक है, सारे हमारे अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान हैं। और जितने भी अखिल भारतीय स्तर के संस्थानों हम आपको बता चुके हैं, एक्सिम बैंक 82, नाबार्ड 82, राष्ट्रीय आवास बैंक 88 और सिडबी 90। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, अकॉर्डिंग टू 16 जुलाई 2020 के बाद जमा स्वीकार करने वाली, जमा स्वीकार ना करने वाली, दोनों को ही सीआरआर देना पड़ता है, एसएलआर रखें जरूरी नहीं है। और कुछ जो होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, वो बीमा क्षेत्र में होती है तो वो इरडा कंट्रोल करती है, सेबी से रिलेटेड है तो सेबी कंट्रोल करती है, चिटफंड वाली है तो राज्य सरकार कंट्रोल करती है, आवास वाली है तो एनएचबी करती है, नेशनल हाउसिंग बैंक करती है। अब जो हमारी बात हो रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डिपॉजिट वाली, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो डिपॉजिट वाली है, वो अकॉर्डिंग टू 16 जुलाई 2020 के अनुसार जो एनबीएफसी डिपॉजिट वाली है, ऐसी संस्थाओं की संख्या लगभग 64 के आसपास है। हमको यही एनबीएफसी पर डिस्कशन करना है। परीक्षा में क्वेश्चन था, संसद ने अनुमति कब दी? 23 फरवरी 2018 को। इस बार पूछ लेगा कि आरबीआई ने कब लागू किया? 16 जुलाई 2020 को। कंपनी अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत काम करती है और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा नंबर 45(1)(a) के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो नॉन डिपॉजिट है, उनकी तो संख्या ही छोड़ दीजिए आप। वो एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट है ना, इनकी संख्या लगभग जो है वो 9425 के आसपास है। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाली है, वो इसमें भी रजिस्टर्ड होंगी 292, बाकी की सब फर्जी है ना। ये भी 292 जो है वो आपकी रजिस्टर्ड है इसमें, जिनके बारे में कोई डाटा है, और 9193 जो है फॉल्स हैं, गड़बड़ है, मामला इनका ठीक नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ जो रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनियां हैं, वो 28 के आसपास है ना। और हमारे यहाँ जो आवास से संबंधित फाइनेंस कंपनियां हैं, वो करीब करीब मान के चलिए वो 101 के आसपास है ना। इसलिए कई लोग जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख पाते हैं, उनको डाटा को लेकर समस्या आती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो 200 करोड़ की संपत्ति के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और 3 साल के अंदर कर रहे हैं तो 300 करोड़ के साथ कर सकते हैं। इनका जो कैपिटल एक्विडिटी रेशो है वो 12% होना चाहिए, मतलब इतना ही पैसा डूबे, बाकी का 88% पैसा उनको मिल जाए। और इनका एनपीए 5% के ऊपर नहीं होना चाहिए यदि, और साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग AAA से कम नहीं होना चाहिए, और इनके खुद के पर्सनल कोर्स में 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये बातें
अगर एनबीएफसी फॉलो करेगी तो उसको रिकमेंडेशन मिल जाएगा और 1934 की धारा 45(1)(a) के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और 1956 कंपनी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वो वर्किंग भी करेगा। काम क्या है? उधार देना, जमा स्वीकार करना, कोई भी एमएसएमई है उसको फाइनेंस के लिए सुविधा देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करना, जितना बीमा व्यवसाय, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, चिट फंड, इनमें इन्वेस्टमेंट करना, है ना, बचत को इकट्ठा करके अनेक प्रकार के तरीकों से जो छोटी छोटी बचतों को जो है जोड़ना, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए काम करना, ये सारे काम जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना भी लाई थी। यही क्वेश्चन पूछा था, लोकपाल योजना लाई थी 23 फरवरी 2018 को। और अभी तो सरकार ने कहा है कि भैया अगर आप चिटफंड कर रहे हो, पैसा डबल कर रहे हो या कोई गड़बड़ काम कर रहे हो तो आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा, है ना। कई लोग जो है पैसा डबल कराने के चक्कर में जो है अपना जो ओरिजिनल पैसा है वो भी खो देते हैं। तो चिटफंड फंड कंपनियां जो है लोगों की भावनाओं के साथ खेल जाती है और पैसा डबल करने के नाम पे जो है उनके साथ जो है उनको छल कर देती है, उनको जो है उनको बेवकूफ़ बना देती है। उनको ये नहीं मालूम कि चिटफंड कंपनी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साफ साफ कहती है हम जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी मर्जी से पैसा लगा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आप खुद है। राज्य सरकार को चाहिए उसके लिए कड़े कानून बनाए, नियम बनाए और इस प्रकार की धोखाधड़ी से लोगों को बचाए। और एनबीएफसी की जो लोकपाल योजना है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता, मुंबई में है। कोई भी शिकायत करना है एनबीएफसी को लेकर तो आप ये दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई के हेडक्वार्टर में जाकर कर सकते हैं। तो लगभग मान के चलिए अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम हमने सारी चीज़ें की हैं। और ये आपको मैं यहाँ पर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बता रहा हूँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 86 में रविंदर सिंह ढिल्लन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 79 में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, बजाज फाइनेंस 7 में राहुल बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा धनंजय मुंगले, 91 में मुथूट फाइनेंस 39 में जॉर्ज मुथूट और टाटा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड अनुराधा ठाकुर 2007। और इसके अलावा जो है और भी आरबीआई को लेकर के तमाम बातें हो सकती हैं जो हम अपने पाठ्यक्रम में समाहित करेंगे। तो मित्रों ये तो हुई बात आज तक हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें करी। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपको जो महत्वपूर्ण बातें बतानी थी अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो बताई। एनबीएफसी आप पढ़ के जाइए, अच्छे से क्वेश्चन आएगा, है ना। विदेशी व्यापार, आयात निर्यात पढ़ के जाइए, विदेशी पूंजी निवेश पढ़ के ये क्वेश्चन आएगा। निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम से भी है, आप पढ़ के जाइए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ पूरे पाठ्यक्रम को एक बार ज़रूर देख लीजिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण से संबंधित चीज़ें, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, डाटा, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफसी और आरबीआई, ये सारे टॉपिक हैं ना। हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है तेज़ी के साथ, हम सही दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तैयारी से संबंधित, ये हमारा पर्सनल नंबर है ना, 9893493568 और 568। आप हमको इस पर व्यक्तिगत कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है 9584928252, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, है ना। मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं पढ़ाई से संबंधित, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार। इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमारी वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सभी बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते, सभी फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सभी लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर नहीं आ पाते। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बच्चों को भी मदद करें जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं लेकिन योग्य व्यक्ति हैं, क्षमतावान हैं। तो ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी कक्षाओं के माध्यम से, क्योंकि हमारी ऑफलाइन कक्षाओं की फ़ीस 50,000, 60,000, 80,000 होती है ना। फाउंडेशन बैच की फ़ीस हमारी 1 लाख रुपए तक भी होती है यूपीएससी की। तो हर बच्चा जो है इतनी फ़ीस नहीं दे सकता। तो हमने इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है अपने महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप तक पहुँचाने का निर्णय लिया है, ताकि आप जो है शिक्षा को यूनिवर्सलिज्म के तहत जो है ग्रहण कर पाएँ। और बढ़िया तैयारी करिए, मन लगाइए, एकाग्र रहिए, कंसंट्रेट रहिए, लगे रहिए, है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल होगा, एक दिन मरुस्थल में जल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।